अभी तक हमने देखा स्टीयरिंग सिस्टम के स्टीयरिंग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, किस तरह से एक वाहन की जो सेंटर लाइन है, उसका व्हील ट्रैक है, व्हील बेस है, उसको किस तरह से सस्पेंशन पार्ट्स का अरेंजमेंट करना है, स्टीयरिंग लिंकेज को किस तरह से लगाना है ताकि हमें हमेशा परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल प्राप्त हो। तुम्हें मैंने सारी स्टीयरिंग ज्योमेट्री पढ़ा दी, वो सारे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और उसमें आने वाले सारे एंगल बता दिए। कौन कौन से एंगल? कैमर, किंगपिन इंक्लिनेशन, या स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, इंक्लूडेड एंगल या कंबाइंड एंगल, कास्टर एंगल, टो इन टो आउट, और जो वाहन के एक्सीडेंट के कारण जो अदर कोण बन जाते हैं, जैसे कि एक सेटबैक और दूसरा फर्स्ट एंगल, इन सब पर बात हो चुकी है। इसके अलावा टर्निंग एंगल, टर्निंग रेडियस, परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल, स्लिप एंगल, कॉर्नरिंग फोर्स, न्यूमेटिक ट्रेन, सेल्फ राइटनिंग टॉर्क, इन सब पर बात हो चुकी है। अब देखना है कि पूरा स्टीयरिंग लिंकेज की क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से स्टीयरिंग के पार्ट्स वाहन में फिट किए जाते हैं। तो मैंने यहां पर एक चित्र लगा रखा है जो कि शो करता है पूरे स्टीयरिंग लिंकेज को। जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं स्टीयरिंग के वो इसमें दिखाए गए हैं। इसके अंदर क्या है वो अभी नहीं दिखाया गया, वो तब दिखेगा जब ये आइटम सारे खुलेंगे। वैसे मैं तुम्हें अभी इसके अंदर काफी कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम पीछे जीप का स्टीयरिंग खोलेंगे, शाम को उसके स्टीयरिंग गियर को भी खोलेंगे। ठीक है, आफ्टर लंच वो प्रैक्टिकल होगा। अभी ज्यादा गाड़ी में दिखाऊंगा कि वहां पर किस तरह का स्टीयरिंग। तो ये अलग अलग वाहनों में अलग अलग किस्म के स्टीयरिंग लिंकेज होते हैं। जो कन्वेंशनल सस्पेंशन से युक्त वाहन होते हैं जिनके आगे रिजिड एक्सल होता है, जैसे कि टाटा के ट्रक्स एंड बसेज हैं, स्वराज माजदा है, कैंटर है, यानी मित्सुबिशी। तो जिन वाहनों में आगे से दृढ़ धुरा लगा हुआ है या इसको कहते हैं रिजिड एक्सल बीम, ये स्टब एक्सल है जो कोने से लगा हुआ है और सिर्फ रिजिड एक्सल है यहां से यहां तक, और यहां लगी हुई है किंग पिन जो कि अपने अक्ष के साथ थोड़ा सा इनक्लाइंड है। समझ में आ रही बात? ये किंग पिन दो तरह से झुकी हुई है, एक तो अपने अक्ष की तरफ ऊपर से चैसी के अंदर की तरफ को झुकी हुई है, और इसकी जो सेंटर लाइन आ रही है ये पहिए की सेंटर लाइन के साथ एक कोण बना रही है। वो कोण कौन सा कहलाता है? जो किंगपिन की सेंटर लाइन और पहिए की ऊर्ध्वाधर या लंबवत सेंटर लाइन के साथ जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है? कौन सा कोण कहलाता है बेटे? वही कोण कास्टर एंगल कहलाता है। ये स्टीयरिंग ज्योमेट्री पता नहीं तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती, जबकि इतने बढ़िया तरीके से समझाई, ये किसी की समझ में नहीं आती। छोड़ो, आगे बढ़ो। ये जो आज हम देखने जा रहे हैं टोटल सारे स्टीयरिंग के लिंकेज कि ये दृढ़ ध्रुव टाइप में किस टाइप का होता है। ये जो आगे लाइव एक्सल होते हैं छोटी, जैसे कि जीप है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा अलग किस्म का स्टीयरिंग लिंकेज है, और जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में रैक एंड पिनियन टाइप के स्टीयरिंग हैं उनका अलग स्टीयरिंग लिंकेज होता है, उनके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, सब में कुछ एक चीजें कम ज्यादा होती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये हैवी व्हीकल का। हैवी व्हीकल्स मींस जिसमें कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, ये वो जगह हैं जहां पर लीफ स्प्रिंग लगती हैं। ये है स्प्रिंग पैड। अब शुरू करते हैं या तो ऊपर से या तो फिर नीचे से। कहां से शुरू करें? ऊपर से करते हैं।
ये जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, यह है स्टीयरिंग व्हील। यही स्टीयरिंग व्हील है जो रोटरी मोशन करता है। इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं, दोनों तरफ घूमता है, लेफ्ट भी और राइट को भी। इस स्टीयरिंग व्हील में होता क्या है, जो इसका ये जो बीच वाला जो धुरे के लिए बनाया हुआ है एक्सल, यह स्टीयरिंग व्हील एक स्प्रिंग स्टील, ये स्टील का एक छल्ला है, एक सर्कुलर छल्ला है, और जिसे इस तरह से 3 आर्म के द्वारा, उसके द्वारा फिर 3 के द्वारा इसे स्ट्रेंथन किया गया है, और ये बीच में एक जगह रखी गई है ताकि इसे किसी शाफ्ट के साथ फिट किया जा सके। और इसके अंदर होते हैं स्प्लाइन, इनर स्प्लाइन, अंदर स्प्लाइन होते हैं। अभी खोलोगे स्टीयरिंग व्हील, तुमने खोला भी है पहले, उसके अंदर देखोगे तो उसमें स्प्लाइन होते हैं, और वो स्प्लाइन लगे रहते हैं। इसके साथ ही आती है एक स्टीयरिंग शाफ्ट। स्टीयरिंग शाफ्ट और उसमें भी आउटर स्प्लाइन होते हैं, और आगे थोड़ा सा थ्रेडेड भाग होता है, ताकि ये वाला व्हील, इसके जो आंतरिक स्प्लाइन है वह शाफ्ट की बाह्य स्प्लाइन के साथ मैच हो जाए, और वो थ्रेडेड पोर्शन जो खाली रहता है उसमें एक वाशर डाल के नट से उसको प्रॉपर टॉर्क के साथ टाइट कर दिया जाता है। इस प्रकार यह स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ जुड़ जाता है। अब ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट है, यह एक स्टीयरिंग कॉलम के अंदर चलती है। स्टीयरिंग कॉलम एक हॉलो ट्यूब है। आजकल ये कई टाइप के हैं। ये पुरानी गाड़ियों में इसी तरह से एक ट्यूब होती थी, इसके अंदर स्टीयरिंग शाफ्ट चलती है। अब कोई भी शाफ्ट किसी दूसरी शाफ्ट के अंदर, हॉलो शाफ्ट के अंदर चल रही है, ट्यूब के अंदर चल रही है, तो सबसे पहले उसका क्या जरूरी है, इसका सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, ताकि ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट है वो इस कॉलम के अंदर सेंट्रलाइज रहे। तो इसके ऊपरी सिरे पर एक अपर बुश होता है और एक निचले सिरे पर एक और बुश होता है, उसको कहते हैं स्टीयरिंग कॉलम बुश, जो तुम्हें इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, पर इसके अंदर 2 बुश होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जिसके कि बीच में एक ब्रॉन्ज बुश होता है और बाहर से उसकी रबर की बुश होती है, ताकि जो भी अप डाउन की मूवमेंट होगी या फिर जो रोड के बम्प रीबाउंड स्टीयरिंग पर फील होते हैं, वह रबर के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। बाहर का जो खोल है रबर का, वो इसके साथ थोड़ा सा टाइट जाता है जब फिट करते हैं इसको, और जो बीच वाला ब्रॉन्ज बुश है वह शाफ्ट को ऊपर और नीचे सेंट्रलाइज करता है। वो बीच वाला जो ब्रॉन्ज है वो बेयरिंग है, और उसके बाहर जो रबर का खोल है या वो सस्पेंशन के लिए है, ताकि वो आसानी से इसके साथ फिट हो सके। स्टीयरिंग व्हील, देन स्टीयरिंग शाफ्ट, उसके साथ लॉक वाशर और नट, इंटरनल स्प्लाइन व्हील में और एक्सटर्नल स्प्लाइन शाफ्ट में। शाफ्ट फिट होती है कॉलम में। कॉलम एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर, और फिर ये ट्यूब डैशबोर्ड के साथ जो आगे, उसके साथ एक क्लैंप के द्वारा टाइट हो जाती है। अब इस जो रॉड है, इस रॉड के आगे होता है एक वर्म। क्या होता है? वर्म। वर्म क्या है? वर्म एक गियर है। अब जब गियर से हमने जो ये ड्राइव ट्रांसमिट हो रही है, यह गियर द्वारा हो रही है। अब वो वर्म के साथ व्हील भी हो सकता है, जो कि ड्राइव को ट्रांसमिट करेगा। समझ में आ रही बात? हमेशा गियर के साथ गियर मैच होगा। अब ये जो स्टीयरिंग गियर हैं, ये स्टीयरिंग बॉक्स जो लिख रखा है, एक्चुअली ये क्या है? स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। इसके अंदर एक तो वर्म है
और वर्म के साथ लगते हुए दूसरे गियर हैं, मतलब इसके अंदर 2 से अधिक गियर हैं, मिनिमम 2 और 3, 4। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये कई प्रकार के होते हैं, ये वर्म एंड व्हील टाइप के होते हैं, ये वर्म एंड नट टाइप के होते हैं, ये वर्म केम एंड रोलर टाइप के होते हैं, ये रीसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट टाइप के होते हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो एक तो वर्म एंड व्हील था पहले, अभी वर्म एंड रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का, वर्म एंड नट टाइप का जो स्टीयरिंग गियर है वह सबसे ज्यादा यूज होता है। हैवी व्हीकल्स में जितने भी ये बड़े वाहन हैं इनमें सब में रीसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट टाइप स्टीयरिंग रहता है। जब इसके अंदर अभी हम सोच लेते हैं कि यह वर्म एंड व्हील टाइप का है। किस टाइप का है? वर्म एंड व्हील टाइप का। वर्म एंड व्हील टाइप का मान लिया इसको। अब जब इस शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो वो वर्म भी घूम रहा है और वो एक व्हील को घुमा रहा है। व्हील के भी जो बाहरी परिधि में है उसमें भी गियर कटे हुए हैं, तभी तो इसको घुमाएगा। और हमेशा एक गियर यदि क्लॉकवाइज चल रहा है और इससे ये ड्राइविंग गियर है, अगर ड्राइविंग गियर क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसके साथ ड्रिवन गियर कैसे चलेगा? ड्रिवन गियर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। समझ गए? ये बात मैंने तुम्हें गियर बॉक्स में अच्छी तरह से समझाई हुई है। अब जब ये गियर घूम रहा है उसी के साथ एक शाफ्ट लगा दी जाती है बीचों बीच, उसे कहते हैं सेक्टर शाफ्ट। इसमें दिखाई नहीं है, वो होती है सेक्टर शाफ्ट। क्योंकि जो नट है, ये जो शाफ्ट है इसके साथ ही व्हील लगा हुआ है और जब स्टीयरिंग को चलाया जा रहा है तो व्हील चल रहा है। सेक्टर क्या है? ये पूरा क्या है? वृत्त है। इस वृत्त का एक केंद्र बिंदु है और ये वृत्त खंड, ये हो गया सेक्टर। अब जब हम इसको इस तरह से इसमें गियर कटिंग कर देते हैं और यहां इंटरनल स्प्लाइन देते हैं और इसे किसी शाफ्ट में फिट कर देते हैं, जब भी ये इस वर्म के साथ इसे लगाया जाएगा तो यह इसी एरिया में घूमेगा। ये गियर जब स्टीयरिंग गियर के वर्म के साथ मैच होंगे तो हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो ये गियर भी इसके साथ चलेगा। जब हम इसे दाएं की तरफ घुमाएंगे तो ये बाएं की तरफ चलेगा और हम उसे बाएं की तरफ घुमाएंगे तो ये दाएं की तरफ चलेगा। और इस गियर में यदि ऐसे एक शाफ्ट लगा देते हैं हम, यहां वर्म लगा हुआ है, ये वर्म से सेक्टर चल रहा है, तो ये शाफ्ट भी मोशन करती है। समझ में आ गई? इस शाफ्ट के साथ फिर लगा दी जाती है कि ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म। क्योंकि इसका आकार छोटा है, पिटमैन मतलब बना, पिटमैन मतलब बना, तो पिटमैन ये छोटी सी शाफ्ट है इसलिए इसको पिटमैन आर्म बोल देते हैं, या वैसे कहते हैं इसको ड्रॉप आर्म। मैं ज्यादातर इसको बोलूंगा ड्रॉप आर्म, बोलता आया हूं, पढ़ाई ऐसे ही है और आज से 40 साल पहले पढ़ लिया था तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। समझो 37-38 साल
पहले मैंने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। तो ये सेक्टर शाफ्ट के साथ लगी हुई है ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म। ये पिटमैन आर्म का भी ऊपरी सिरा इंटरनल स्प्लाइन है और इसमें एक्सटर्नल स्प्लाइन है। स्प्लाइन मींस इंटरनल गियर हैं, वो गियर के साथ मैच हो जाते हैं। मॉड्यूल क्या है कि ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर की पिच बराबर है और उसमें सेम गियर है। समझ में आ रही? तो जब ये सेक्टर घूम रहा है तो इसके साथ ही ये सेक्टर शाफ्ट भी यूं घूम रही है और इसके साथ लगी हुई जो ड्रॉप आर्म है वह आगे पीछे यानी इस तरह से मोशन करेगी। एक बार इधर को जाएगी, एक बार इधर आएगी, ये अपने सेंटर लाइन से। भाई ये सेंटर है, इस सेंटर के इर्द गिर्द ये इस तरह से मोशन करती है, यानी ये आगे पीछे चलती है। इसी के नीचे एक और शाफ्ट है, इसको ड्रैग लिंक या पुल एंड पुश रॉड कहते हैं। कोई लिंक रॉड बोल देता है, कोई ड्रैग लिंक, और एक्चुअल यह है पुल एंड पुश रॉड, क्योंकि ये ऐसे आगे पीछे चलती है। जब ये ड्रॉप आर्म अपनी जगह पर यूं चलती है इस तरह से, तो यह पुश रॉड को, पुल एंड पुश रॉड को कभी तो आगे की तरफ धकेलती है, कभी पीछे की तरफ खींचती है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई है। यही ड्रैग लिंक या पुल एंड पुश रॉड यहां लिंक रॉड आर्म के साथ जुड़ी हुई है, या स्टीयरिंग आर्म के साथ यहां जुड़ी हुई है, और इधर से यहां से ये आकर फिर इधर पीछे से कनेक्टेड है। ये सारा क्या है? ये स्टब एक्सल है। जब भी ये पुल एंड पुश रॉड आगे पीछे जा रही है तो ये इस लिंक रॉड के जो आर्म है इसको भी चला रही है, तभी ये एक फिक्स्ड एंगल में खुल रहा। इसके साथ लगी हुई है ये ट्रैक रॉड आर्म, जो कि स्टब एक्सल के साथ आई है। ट्रैक रॉड या टाई रॉड, ये टाई रॉड फिर यहां से इन दोनों आर्मों को जोड़ रही है। इस तरह से ये जो ट्रैक रॉड है यह दोनों पहियों को हमेशा उसके व्हील ट्रैक के बराबर रखती है, यानी व्हील ट्रैक हमेशा उसका एक निश्चित रहता है, पहिया कोई भी ज्यादा अंदर बाहर। ट्रैक रॉड या टाई रॉड है, टाई रॉड के दोनों किनारों पर दो बॉल जॉइंट्स होते हैं, या इन्हें साधारण भाषा में बोल दिया जाता है टाई रॉड एंड। क्या बोल दिया जाता है? टाई रॉड एंड, क्योंकि ये टाई रॉड के सिरे हैं। एंड मतलब किनारा। ये दो टाई रॉड के सिरों पर ये एंड लगते हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं? बॉल जॉइंट्स। बॉल जॉइंट ये अप डाउन की मूवमेंट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और साइड की भी मूवमेंट को यह एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और यह मूवेबल हैं और शॉक को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये स्टेप एक्सल को जब भी स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाता है तो स्टीयरिंग का वर्म इस सेक्टर को चला रहा है या व्हील को चला रहा है, और इस सेक्टर के साथ जो शाफ्ट लगी है वह भी घूम रही है, जिसके घूमने से ये ड्रॉप आर्म अपने सिरे पर इस तरह से आगे पीछे की गति कर रही है, और इसके साथ जुड़ी है पुल एंड पुश रॉड, जो कि लिंक रॉड के आर्म को चला रही है, और निचला सिरा इसका जुड़ा हुआ है टाई रॉड के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये
जब हम स्टीयरिंग को दाएं तरफ खोलते हैं तो ये वाला सिरा इसका बाईं तरफ को चला जाता है और पहिया दाईं तरफ को खुल जाता है। ये दाईं तरफ को खुला तो उधर वाला पहिया भी दाईं तरफ को मुड़ जाता है। इस तरह से ये स्टीयरिंग व्हील एक चक्कर में एक निश्चित कोण पर ही से खोल सकता है। तो स्टीयरिंग व्हील का एक चक्कर स्टब एक्सल को जितने कोण पर खोल रहा है वह उसका कहलाता है स्टीयरिंग अनुपात। क्या कहलाता है? स्टीयरिंग रेशियो। मान लिया किसी वाहन के फ्रंट व्हील्स का जो स्टीयरिंग टर्निंग एंगल है टर्निंग एंगल है 45 डिग्री और यह 1.5 चक्कर में पूरा होता है। यह 1.5 रिवॉल्यूशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील। यदि हम स्टीयरिंग व्हील को 1.5 चक्कर देते हैं तो ये पहिया 45 डिग्री खुल जाता है। ये इससे ज्यादा नहीं खोला जा सकता, ये इसकी लिमिट है 45 डिग्री। मैक्सिमम है 44, कल बताई भी थी। फिर भी कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको मैक्सिमम 45 डिग्री तक रखा जा सकता है। हम मान लेते हैं इस समय कि यह 1.5 चक्कर चलने पर 45 डिग्री खुल जा रहा है। ठीक है, अब इनका स्टीयरिंग रेशियो क्या होगा? क्या होगा? मैंने अभी क्या बोला? स्टीयरिंग व्हील का 1.5 चक्कर का मतलब, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री और आधा चक्कर कितना हुआ? 180 डिग्री। ये हो गया 540 डिग्री। जब 540 डिग्री ये खुल रहा है तो पहिया खुल रहा है 45 डिग्री। तो कितना हुआ? कितना हुआ? फिर एक बार देख लो रिव्यू। नीचे से ऊपर को चलते हैं। ये हैं दो, ये पूरा है फ्रंट एक्सल की बीम, यहां से यहां तक फ्रंट एक्सल बीम। ये और ये हैं स्टब एक्सल, जो कि फ्रंट एक्सल बीम के बाहर से लगे हुए हैं। भारतीय गाड़ियों में ये होते हैं रिवर्स इलियट टाइप। कैसे? रिवर्स इलियट टाइप। रिवर्स इलियट टाइप में क्या है कि ये जो बीम की आई है, जहां की किंगपिन फिट होती है, ये स्टब एक्सल के अंदर ऐसे फिट होती है और ये बीच में लगती है किंग पिन। किंग पिन के द्वारा ये दोनों स्टब एक्सल ये मेन फ्रंट एक्सल के साथ मिले हुए हैं और इनमें एक तरफ लिंक रॉड आर्म है लगी हुई रहती है और इसके साथ ये ट्रैक रॉड की आर्म परमानेंटली इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है और इसके साथ जुड़ जाती है ये टाई रॉड विथ बॉल जॉइंट्स। अब यहां से ऊपर को चल रहे हैं, ये आई लिंक रॉड आर्म, उसके बाद ये ड्रैग लिंक या पुल एंड पुश रॉड, देन ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म, सेक्टर शाफ्ट, इसके अंदर सेक्टर, इसके अंदर वर्म, नीचे भी बियरिंग और ऊपर भी बियरिंग, और ये सारा का सारा कवर्ड है एक बॉक्स के अंदर और इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। तो ऑयल लीक ना हो उसके लिए ऑयल सील,
इसके अलावा जब स्टीयरिंग को हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ वर्म लगा हुआ है, मेटल का है, बार बार फ्रिक्शन हो रहा है, भले ही उसके अंदर ऑयल भरा पड़ा है, पर उसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं होती है। कोई ध्यान ही नहीं देता स्टीयरिंग गियर की तरफ कि इसके अंदर भी ऑयल है और उस ऑयल को भी चेंज करना है। ये भूल होती है, ये लापरवाही होती है, क्योंकि अक्सर मालिक गाड़ी नहीं चलाता है, गाड़ी किसी की होती है और ड्राइवर कोई और होता है, उतना ध्यान नहीं दे पाता। तो इस वजह से इन शाफ्टों में थोड़ा घिसावट हो जाती है, जिस वजह से स्टीयरिंग में साइड प्ले भी आ जाती है और एंड प्ले भी आ जाती है। एंड प्ले होती है जब हम स्टीयरिंग को ऊपर की तरफ घुमाते हैं, तो खींचते हैं बिना कुछ लूज किए, यूं ही कट की आवाज आ रही है, स्टीयरिंग थोड़ा सा अटक जैसा रहा है, तो हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें कुछ प्ले हो गई है, वो एंड प्ले एडजस्ट की जाती है। नीचे एक एडजस्टर होता है यहां पर, समझ में आ रही? और ऐसी ही प्ले हो जाती है इस ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म के साथ लगी सेक्टर शाफ्ट में। उसको भी एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू एंड लॉक नट होता है, ताकि उसको एडजस्ट करने के बाद उस जगह पर फिर लॉक कर दिया जाए, ताकि वो एडजस्टमेंट काफी दिनों तक खराब ना हो। समझ में आ रही? ये सारी चीजें भी इसके साथ होती हैं। और इसके अंदर बियरिंग भी होते हैं, ऑयल सील भी होती है। जब आफ्टर लंच खोलोगे स्टीयरिंग गियर तो उसमें सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब जिन वाहनों में नट होता है, तो वो नट जो चलता है वह वर्म के ऊपर नीचे चलता है, और उस नट का संपर्क फिर एक सेक्टर से होता है, और वह ऊपर नीचे जाते समय इसी तरह के सेक्टर शाफ्ट को चलाता है। वो जब भी चल रहा है, इसके अंदर गियर है, गियर के साथ मैच होके चल रहा है, मींस देयर इज अ फ्रिक्शन, वहां पर घर्षण है। उसी घर्षण को पार करने के लिए उस पर हमें टार्क लगाना पड़ रहा, घुमाने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है। तो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें लोड भी है, रोड की कंडीशन अलग अलग हैं, स्टीयरिंग भारी हो जाता है, उसको हल्का करने के लिए, स्टीयरिंग व्हील को हल्का करने के लिए, यानी कि ये अंदर के गियर्स, नट्स आदि पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल्स डाल दी जाती है। जैसे बॉल बेयरिंग की बॉलें होती हैं, ऐसी ही बॉल डाल दी जाती हैं जो वर्म के खांचे के अंदर चलती हैं और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रदान करती हैं, लाइक हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। फिर उसके अंदर ऑयल भी चल रहा है, तो उससे स्टीयरिंग थोड़ा आसान हो जाता है। परंतु फिर भी घर्षण के कारण काफी टॉर्क की आवश्यकता होती है अभी भी। तो अब टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इस टाइप के गियर्स जो हैं ये पुरानी गाड़ियों में ही सिर्फ रह गए हैं। जो नए वाले वाहन हैं उनमें ये स्टीयरिंग सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम है, और यदि स्टीयरिंग ज्यादा हार्ड होगा, क्लच भी हार्ड होगा, ब्रेक भी सब मैनुअली है, तो उसमें ड्राइवर थक जाएगा। इसीलिए जब ड्राइवर थकेगा तो उसे नींद आएगी और वो नशा भी करने लगेगा, उसके बदन में दर्द वर्द होने लगेगा, तो वो उसको भुलाने के लिए फिर नशा भी करने लगेगा। तो इसी वजह से रेट ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते थे पहले से। इस एक्सीडेंट को कम करने के लिए, बढ़िया हैंडलिंग के लिए, पहाड़ों पर विशेषकर जो मोड़ों वाले रास्ते हैं, यहां पर ड्राइवर थके ना, और चढ़ाई उतराई में ज़्यादा बार बार गियर चेंज करने के लिए उसे क्लच भी दबाना पड़ता है, कंट्रोल करने के लिए ब्रेक भी दबाना पड़ता है, स्टीयरिंग भी काटना है। ब्रेक और स्टीयरिंग आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और जब पहिए को रोक दिया जाता है तब फिर स्टीयर नहीं होता है वाहन स्टीयर तभी होता है जब उसके पहिए रोल कर रहे होते हैं।
जब पहिए लॉक हो जाते हैं तो वाहन स्टीयर नहीं होता है। स्टीयर होना मतलब दाएं बाएं घुमाना, स्टीयरिंग को चला के हम उसके पहिए की दिशा को बदलते हैं, जो वो स्टीयर करते हैं, उसको वाहन की दिशा को बदलते हैं कि अब जाकर आगे से हेयरपिन बेंड काटना है, पर वाहन को टर्न करने के लिए ये स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, तभी वो पहिया एक निश्चित कोण पर कट के उस मोड़ को पूरा करता है। पर जब स्टीयरिंग में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तो ड्राइवर थकेगा। उस थकान को दूर करने के लिए आजकल लगभग हर तरह के जो स्टीयरिंग गियर हैं वो सब पावर स्टीयरिंग हो गए। वहां पर किसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोलिक शक्ति का, हाइड्रोलिक प्रेशर का, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर का। आ रही बात समझ में? उधर क्लच के लिए न्यूमेटिक प्रेशर यूज होता है, ब्रेक के लिए भी न्यूमेटिक प्रेशर एंड हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों यूज होते हैं। क्लच के लिए भी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों ही प्रेशर यूज होते हैं, और ब्रेक के लिए भी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रेशर यूज होते हैं। बट स्टीयरिंग के लिए हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल पावर यूज होती है। तो आगे जो पावर स्टीयरिंग है वो फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग। मैकेनिज्म सेम रहता है। जो बड़े ट्रकों में यूज हो रहे हैं स्टीयरिंग गियर वो रिसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट टाइप हैं। उसमें जो फ्लूइड का प्रेशर है वो नट को ऊपर नीचे चला रहा है, नट ही सेक्टर को चला रहा है, और सेक्टर शाफ्ट इस ड्रॉप आर्म को चला रही है, और ड्रॉप आर्म पुल एंड पुश रॉड को चला रही है। पुल एंड पुश रॉड फिर इस स्टीयरिंग के स्टब एक्सल को एक निश्चित कोण पर खोल रही है। यानी पुल एंड पुश रॉड से आगे ये ट्रैक रॉड आर्म पर, फिर ये टाई रॉड पर। ये ड्राइव इस तरह से ड्राइवर के द्वारा लगाया गया टॉर्क इस तरह से ट्रांसमिट होकर पहिए के स्टब एक्सलों को एक निश्चित कोण पर खोलता है। समझ में बात आ रही है? तो ड्राइवर को एफर्ट कम से कम लगाना पड़े तो वो काम कर देता है हाइड्रोलिक प्रेशर। और जो छोटी कारें हैं, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन वाली कारें, उनमें एक अलग किस्म का स्टीयरिंग गियर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन टाइप। रैक एंड पिनियन टाइप मैनुअल स्टीयरिंग, तुमने रिपेयर करके एक कार का बदली किया था, फिर भी उसे फिर खोलेंगे एक बार और, क्योंकि बार बार तुम खोलोगे, जोड़ोगे, खोलोगे, जोड़ोगे, फिर चेक करोगे, फ्री प्ले चेक करोगे, उसको उसको सेंट्रलाइज करोगे स्टीयरिंग को। तो स्टीयरिंग जितने बार भी खुलेगा उतनी बार उसको सेंट्रलाइज भी करना होगा, ताकि इनर जो पहिया है एक कोण ज्यादा होगा और एक कोण कम होता है स्टीयरिंग का। तो जैसा था उसको उसी तरह से बनाना है। और जब टाई रॉडें खोलनी है तो क्या बोला था, जब आपके पास व्हील अलाइनमेंट मशीन नहीं है तो फिर उसके चक्करों को गिन लेना है, कितने थ्रेड ये अंदर था, और वो फिट करते समय भी नए एंड को भी उसी जगह पर फिट करके टाइट कर लेना। फिर अलाइनमेंट तो जरूर कराना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है तो उस वाहन वाले को बोलना है कि तू जाकर भैया अपने नजदीकी स्टेशन में जाकर अपना व्हील अलाइनमेंट करवा लेना। मैंने सावधानी पूर्वक कार्य किया, यहां पर यह सुविधा नहीं है, तो आप इसको नजदीकी जो भी तुम्हारे पास अब सर्विस स्टेशन आए वहां पर इसे चेक करा लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा जीप के पास, और जो लिंकेज यहां हैं ये ऐसे हैं या नहीं ये तुम्हें वाहन पर दिखाते हैं। चलो, पूरा स्टीयरिंग सिस्टम, ये स्टीयरिंग व्हील है जो कि लगा हुआ है ये एक शाफ्ट के साथ, और ये शाफ्ट फिट है इस स्टीयरिंग कॉलम में, और ये कॉलम इस तरह से ये दो नट बोल्टों के द्वारा यहां इसमें फिट है। अब इसको जरा बाहर निकालो। खोल दिया, इसके ऊपर जो नट था और वाशर था वो खोल के रखा था पहले से ही। इसके अंदर ये स्प्लाइन है, इंटरनल स्प्लाइन, और इसी तरह से ये शाफ्ट के बाहर स्प्लाइन है। ये स्प्लाइन इस व्हील के स्प्लाइन के साथ
लॉक हो जाते हैं। और ये साफ्ट ऐसी किसी तरह की साइड प्ले ना करे, क्योंकि ये 1973 मॉडल महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप है। अभी इसमें पैसे लगाने भी व्यर्थ हैं, ये ऑब्सोलीट हो गई है, इसलिए इसमें बदले नहीं है। तो ये इस तरह की हरकत ना करे। यहाँ होते हैं स्टीयरिंग कॉलम बुश, इसके अंदर फिट होता है वो। समझ में आ रही बात? एक यहाँ होता है और एक नीचे होता है, ताकि ये साफ्ट हमेशा उसके बीच में सेंट्रलाइज हो और ये आसानी से घूमे, किसी तरह से रुकावट ना हो इसमें, और ये वर्म और सेक्टर ताकि स्टीयरिंग गियर के अंदर आसानी से घूम सकें। तो दिस वन स्टीयरिंग व्हील, ये स्टीयरिंग रॉड, ये स्टीयरिंग कॉलम इस स्टीयरिंग गियर में फिट हुआ है। यहां ये बोल्ट लगे हैं, इन्हें खोल देंगे। अभी आफ्टर लंच ये स्टीयरिंग गियर को खोलोगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो दिखाई जाएंगी। यानी इसके आगे जो वर्म लगा है वो यहाँ इस सेक्टर शाफ्ट को चला रहा। और मैंने बोला था इसमें एडजस्ट करने के लिए ये स्क्रू है और ये उसके साथ लॉक नट है, ताकि ये किसी भी तरह की साइड प्ले को एडजस्ट करेगा, बैकलेस को एडजस्ट करेगा। वर्म और उसके साथ लगे हुए व्हील की या सेक्टर के गियर के बीच में, बैकलेस क्या होती है, दो गियरों के बीच में जो थोड़ा बहुत प्ले रखी जाती है वो यहां से एडजस्ट होती है। एंड प्ले नीचे से एडजस्ट होती है। समझ में आ रही बात? एंड प्ले क्या बोला था? जब हम स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की तरफ को खींचते हैं और वो किसी तरह की कट कट की आवाज आती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहां पर बोल्ट एडजस्टर होता है। ये जो शाफ्ट है ये इसी को मैं सेक्टर शाफ्ट कह रहा था। ये शाफ्ट जो इस तरह से क्रॉस शाफ्ट आई हुई है, और इसके साथ लगी हुई ये है वो ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म। ये पिटमैन आर्म इस तरह से जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो ये इसमें ऐसे आगे पीछे की गति करती है। और ये है पुल एंड पुश रॉड, यहां पर जाकर लगी है इसके साथ। ये यहां दिखाओ, पुश रॉड जब भी आगे पीछे जा रही है वो एक इस आर्म को चला रही है, ट्रैक रॉड आर्म, और ये आर्म आगे जाकर ये वाली आर्म है, यहां से बीच में लगती है एक रिले रॉड। इसके भी दो सिरों में बॉल जॉइंट है। इसमें थोड़ा अलग किस्म का स्टीयरिंग है। और अब लगती है फिर ये है टाई रॉड, ये है रिले रॉड, और ये है टाई रॉड। समझ में आ गई बात? और ये जो टाई रॉड है यह फिर यहां इस स्टीयरिंग नकल के साथ जुड़ी रहती है। तभी ये टाई रॉड जब उधर को जाएगी तो इसे अंदर की तरफ को खींचेगी। यानी हम स्टीयरिंग को जब लेफ्ट टर्न देंगे तो ये पहिया भी लेफ्ट की तरफ को जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी टाई रॉड उस तरफ को जाएगी तो वाला पहिया बाहर की तरफ को खुलेगा और ये वाला पहिया अंदर की तरफ को खुलेगा। तो ये दो रॉडें लगी रहती हैं, एक कहलाती है रिले रॉड और दूसरी रॉड कहलाती है टाई रॉड, और वो जाकर लग जाते हैं सीधे सीधे स्टब एक्सल के साथ। तो इस तरह से तुम्हें मैंने पूरे स्टीयरिंग लिंकेज इस जीप का दिखाया। इसके बाद हम दूसरे टाइप के स्टीयरिंग लिंकेज भी इसी तरह से दिखाएंगे। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।